आज हमारे साथ है डॉक्टर एस.के. मिश्रा, डायरेक्टर श्रीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुडियारी रायपुर से। वेलकम। आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैम कानपुर से हुई है। बेसिकली मैं रहने वाला यूपी का हूँ। 2006 बैच का मेरा पास आउट है यूजी का, एंड 2011 मेरा पीजी पास आउट है। देन काफ़ी समय मैंने वहाँ पर अपना इंटर्नशिप और बाकी सारी चीज़ें की हैं। फिर रायपुर में आया है, सेटल ऐसे ही आया था। फादर मेरे यहाँ रेलवे में रहे हैं। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर जाने के बाद में 2 हॉस्पिटल ज्वाइन किया था मैंने। फिर उसके बाद बोला अब यहीं सेटल हो जाते हैं, तो चीज़ें फिर यहाँ से कंटिन्यू चालू हुई। जी, तो श्रीराम हॉस्पिटल कब से एस्टैब्लिश्ड है, कितने बिस्तर है यहाँ पे, और क्या आपकी क्या स्पेशलिटी है? मेरी स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर की एंड ट्रॉमा की है। मैं बेसिकली डीएनबी क्रिटिकल केयर में हूँ। और हमारा हॉस्पिटल जो श्रीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो 70 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि फुली फोकस्ड है क्रिटिकल केयर और इमरजेंसीज पे। जी, पिछले कई सालों से जो मैंने क्रिटिकल केयर में, या मेरे जो कलीग जो मेरे डायरेक्टर साथ में हैं मेरे, उनका भी स्पेशलाइजेशन उसमें ही रहा है। तो हम लोगों ने फोकस किया हुआ है क्रिटिकल केयर पे ही ज़्यादा। जी, तो जब हम क्रिटिकल केयर के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ट्रॉमेटिक मेंटली इमोशनली भी होता है, ना ही पेशेंट के लिए लेकिन उसके परिवार के लोगों के लिए भी। तो आप कैसे हैंडल करते हैं जो इमोशनल या मेंटल एस्पेक्ट है उसे, क्योंकि आपके यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो वो ऑब्वियसली क्रिटिकल होते हैं। जी, एक्चुअली उसमें हमें दोनों तरफ फोकस करना आता है, एज पेशेंट एज वेल एज पेशेंट के रिलेटिव। बिकॉज जैसे अभी आपने बोला कि उनकी मेंटल स्टेटस, क्वाइट पॉसिबल है कि किसी के घर में कोई इमरजेंसी होगी और वो ऑलरेडी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में है, मान लीजिए अगर, तो उस समय उनका मेंटल स्टेटस जो रहता है काफ़ी इनबैलेंस रहता है। उसमें उनको अगर मेंटल सपोर्ट ना मिले तो इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रीट पेशेंट फॉर अस ऑल्सो। बिकॉज पेशेंट को भी देखना, फिर उनकी चीज़, उनकी क्वारीज उनको भी जो हमें सेटिस्फाइड करना रहता है। बिकॉज वहाँ पर उनके ही किसी का, जैसे अगर हम ये मान के रख लें कि एक इंसान का है, वो उनके घर की है, तो चीज़ें उनके हाथ से और हमारे हाथ से भी निकलना अगर वो हो जाए, किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल रहता है, तो इसलिए काफ़ी फोकस होकर काम करना पड़ता है उस समय। तो आप कैसे समझाते हैं परिवार वालों को? धैर्य देते हैं मैम, समय के साथ में, है ना, जो भी बेस्ट हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। और उनको बस यही भरोसा रहे कि आप भरोसा रखें हमें। हम भगवान तो नहीं है, बट हाँ ये कोशिश जरूर करते हैं कि जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं। जी जी जी। तो एक कोई ऐसे दिलचस्प केस के बारे में हमें बताइए, आपने क्या कैसे डील किया होगा? मैं 2016 में रिम्स मेडिकल कॉलेज है रायपुर में, वहां पर रहा हूँ। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग काफी क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, ऑलमोस्ट मतलब डाइंग कंडीशन में थे मैम वो। उस समय हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने जो ना काफी मेहनत की। ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा हमें उसको निकालने में। उस समय हमने रिलेटिव से सिर्फ एक ही चीज कही थी कि सर हम पर भरोसा रखिए। 80 साल की उम्र है, शरीर वैसे भी काम करना बंद कर देता है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। वो समय मेरे लिए, मेरे करियर का अभी तक का जो है काफी वो रहा है कि जी हमने एक 80 साल के बुजुर्ग को एक नई जिंदगी दी। और उनका सबसे बड़ी चीज के पीछे ये रहा कि उनके परिवारजनों का हमारे पर भरोसा। जब तक भरोसा नहीं आएगा रिलेटिव्स का, तब तक फेथ तो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं एमबीबीएस कर रही थी, तो हमारा जब ट्रॉमा वार्ड में पोस्टिंग होता था तो हम ये देखते थे कि कई सारे जो युवा होते हैं वो हमारे यहाँ आते थे बिकॉज ऑफ हेलमेट नहीं पहनते थे, तो मोटर बाइक एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत होते थे। तो ऐसे जो क्रिटिकल सिचुएशंस है जो प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे और कौन से केसेस है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि कौन से ऐसे केसेस है जो प्रिवेंट इजीली हो सकते हैं? मैम सबसे जो मेन रहता है वो तो ट्रॉमा ही, हेड इंजरी है। हेड इंजरी आपने अगर बचा लिया है तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 50-60% मैनेज रहती हैं। चूँकि आप भी डॉक्टर, आपने भी देखा होगा कि जो है ना, इफ़ कोई भी यंग और वट जो भी एल्डर एज में रहे, अगर हेड इंजरी रहती है तो वो सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अगर छोटी मोटी कंटूजन्स को छोड़ दिया जाए, तो अगर मेजर इंजरी है तो पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, बचता कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट पेशेंट तो खुद भी जो रहता है, मतलब उसकी खुद की तो चीज़ें रहती नहीं है, ऑलमोस्ट वो पेशेंट पर बर्डन रहता है, फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों। इफ़ पेशेंट पार्टी, उसके घर वाले अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो कुछ समय तक चीज़ें अच्छी चल जाती हैं। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है तो हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी है मैम। आप तो काफ़ी सीनियर हैं, मुझे भी करीब 15-16 साल हो गया है। इसमें मैंने देखा हुआ है कि रिलेटिव्स मतलब सब कुछ बेच के अपनी चीज़ें करते हैं, लेकिन हाथ उनके कुछ नहीं आता। वो जो समय रहता है वो हम ये बोलते हैं कि भाई आप जितना हो सके अपने आप को बचाएं।
ड्रंक करके गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट तो मस्ट है, वो सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग है, वो करना लगाना ही चाहिए। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट, एक हाँ, बहुत सीट जरूरी बेल्ट भी चीज हो है गई कार है। की, बहुत ज़रूरी है आज के में जो है ना। आप देख रहे हैं काफ़ी अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा समय का नहीं हुआ होगा, साइरस मिस्त्री जी का जो एक एक्सीडेंट हुआ है, जो महंगी गाड़ियों में हो रहा है, तो आज के डेट में लोकल गाड़ियों में भी चीज़ें होती हैं, तो सीट बेल्ट भी मस्ट है। नॉट ओनली फॉर जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए, जो साथ में बैठे हुए और सबसे ज़्यादा जो बैक में जो रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, उनके लिए भी। वही मुझे यही लगता है कि कई बार लोग सीट बेल्ट लगाते पीछे से लगा देते हैं, तो मेरी यही दरख्वास्त है सबसे जो सुन रहे हैं हमें कि सीट बेल्ट आपके लिए है, इसके लिए नहीं कि पुलिस आपको पकड़ के फाइन लगा दे, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ताकि आप क्रिटिकल केयर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे नहीं जाना है आपको। आजकल हम देखते हैं कि हार्ट अटैक्स, हार्ट के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, तो अगर ले सकते हैं तो क्या है, और अगर हार्ट अटैक होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए अगर आ जाता है तो? हम देखिए, हार्ट अटैक के लिए एक ही है कि हमें अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप पहले के समय में और आज के समय में जो रूटीन, जो लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। बाहर के जंक फूड, आज का घर पे कोई खाना चाहता नहीं है, बाहर जाना है, मतलब एवरी वीक, पहले तो एवरी मंथ होता था, अभी तो वीकेंडली भी आते हैं, और आजकल तो लोग बाहर खा रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में तो बाहर जाते हैं, जो कि काफ़ी जो है अनहाइजेनिक होता है, और उसमें जो सामान यूज़ करते हैं वहाँ होटल्स वगैरह में, जो फिटवर जो भी रहे, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपको हार्ट अटैक आने ही आने हैं, है ना। तो और साथ साथ फिर मोटापा, जो आज के डेट में वेट गेन कर रहे हैं लोग, नॉट ओनली फॉर हार्मोनल चेंजेस, आपके फूड्स के कारण से भी चल रहे हैं, तो वो जितना कम से कम करें, बाहर के आउटिंग, घर पे ज़्यादा अच्छा हाइजीनिक खाना खाएं, तो चीज़ें मेंटेन रहेंगी। और मान लीजिए ऐसा कभी लगा कि हमें ऐसा कोई सिम्टम्स दिख रहा है, सिम्टम्स एक ही रहते हैं, चेस्ट पेन रहता है, भी स्वेटिंग, पसीना आएगा, घबराहट बेचने लगेगी, तो आजकल एक ये भी है लोगों में कि जो है ना, उसको गैस का दर्द समझ के लोग घर पे बैठ जाते हैं, गैस की गोली लेते हैं, तो वो एक टाइम जो सेविंग जो पीरियड रहता है वो खत्म हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई सिम्टम्स लगे, तुरंत पहुंच के कहीं पर हम ईसीजी करवा लें, फ्रीक्वेंट ईसीजी कराएं, हर 6 घंटे में कराना चाहिए। बिकॉज क्या है, लक्षण बहुत बार जो है ना डिले प्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि चेस्ट पेन हुआ और हमें तुरंत जो है हमें ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे, 6 घंटे बाद, 12 घंटे के बाद में भी चेंजेस आते हैं। तो एक फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन लेना चाहिए, उससे क्या है ना, अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। तो एक गोल्डन पीरियड होता है कि जब हार्ट अटैक या चेस्ट पेन होता है, वहाँ से थोड़ा सा हमें वो विंडो मिलता है, तो अगर हम हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए तब तक या ऑन द वे, तो जो साथ में है वो क्या कर सकता है? मैम, गोल्डन पीरियड आपका इसमें ये कर सकते हैं कि जितना जल्दी एक ही होता है कि हम हॉस्पिटल पहुँचे, और ऐसे में जो सफोकेशन होता है, पेन तो देखिए क्या है, बिना मेडिसिन के पेन कम नहीं होगी, सफोकेशन होता है, उस कारण से एयर हंगर होगा और सैचुरेशन कम होता है, उनको ऑक्सीजन लगा कर रखें हम। हार्ट अटैक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सडन ऑनसेट और एक जो है ना डिलेड प्रेजेंटेशन पर धीरे से उसमें जो लक्षण दिखेंगे, बट इट विल टेक टाइम, वो आपको समय देगा कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए और वहां जाने के बाद में जो है अपना ट्रीटमेंट लिए। लेकिन जो सडन हार्ट अटैक रहेगा उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता है, वो ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीजें, ऐसे केसेस भी हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो अगर आपको भगवान ने समय दे रहा है और शरीर आपको बोल रहा है कि नहीं आपके पास लक्षण आ रहा है, आप पहुंचिए हॉस्पिटल, तो बिना देरी कि आप हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके पहुंचे। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल आपके रेसिडेंस से दूर है, तो जो भी नियर बाय क्लिनिक है, एक बार वहां कंसल्ट करना जरूरी है जी। करें तो चीजें समझ में आती हैं फिर आगे जी। सीपीआर के बारे में आप क्या कहेंगे? सीपीआर मस्ट है। आज के डेट में तो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट भी चला रही है, प्राइवेट सेक्टर्स भी चला रहे हैं, है ना। अगर आपको सीपीआर आपको जानकारी है उस बारे में, तो बेटर है कि आप सीपीआर चालू कर दें। लेकिन वही है कि सीपीआर की प्रोटोकॉल रहता है कि अनलेस पल्स प्रेजेंट है तो सीपीआर का कोई उसमें रोल नहीं होता। मेरा तो मानना ये है कि स्कूल में ही सीपीआर सिखाना चाहिए, एग्जैक्टली कंपलसरी होना चाहिए कि हर व्यक्ति को सीपीआर आना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोगों को सीपीआर, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये है कि जब हार्ट अटैक आता है तो अगर आप सीपीआर देते हैं तो वो बंदा या बंदी बच सकती है। हम थोड़ा सा समय ले सकते हैं, ज़्यादा हमें समय मिल जाता है। अब हार्ट के बारे में तो बात की हमने, इसके अलावा क्रिटिकल केयर में और क्या क्या केसेस आती है? न्यूरोलॉजी आते हैं मैम, आपकी पल्मोनोलॉजी है, न्यूरोलॉजी में उसमें गोल्डन पीरियड आता है, एज पर गाइडलाइन 3.5 घंटे से 4.5 घंटे का है। जैसे ही लक्षण दिख रहे हैं,
विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, जितना जल्दी हो सके हम ऐसे सेंटर्स पे पहुंचे हुए जहां पर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, सीटी स्कैन या एमआरआई की फैसिलिटीज हो, इवन सबसे ज़्यादा कि आईसीयू भी वहां पर होना चाहिए। बिकॉज ये सब चीज़ें जो है ना आप नॉर्मल वार्ड में या सिर्फ कैजुअलिटी में ही आप मैनेज नहीं कर सकते। बिकॉज सम टाइम क्या है, सीनियरो अचानक से चेंज हो जाते हैं, जो हम लोगों ने देखा हुआ है। पेशेंट अच्छा स्टेबल रहेगा और सडन जो है डिटेक्ट हो जाता है। एट दैट टाइम वेंटिलेशन और बहुत सारी चीज़ें जो टीम वर्क रहती है क्रिटिकल केयर की, वो मस्ट है। तो जो इतना जल्दी जल्दी हमें लक्षण देखिए, हमें एक क्वालिफाइड फिजिशियन के पास पहुंचना चाहिए। श्रीराम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आगे का रोड मैप क्या है, क्या फ्यूचर प्लान्स है? चिकित्सा क्षेत्र में मैम काफ़ी आगे जाना है। एक एफोर्डेबल जो ट्रीटमेंट है वो लोगों को प्रोवाइड करना है। नो डाउट सभी जान रहे हैं हॉस्पिटल सेक्टर आज के प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी महंगे हैं, उसके बहुत सारे कारण भी हैं। बट जो एफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल को, उनके लिए भी एक अच्छी ट्रीटमेंट और एक अच्छा चिकित्सा मुहैया कराना ही हमारा मेन मोटो है। अच्छा, डॉक्टर एस के मिश्रा, आप यहाँ पर आए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए शुक्रिया।